नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं, इन खबरों पे विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ राकेश राव। राकेश, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने येरूशलम मास्टर्स शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जीता। ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप फाइनल कतर के दोहा में शुरू। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 4 विकेट से हराया। और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2025 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर। कल होगा प्रतियोगिता का औपचारिक समापन। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने येरूशलम मास्टर्स शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में अर्जुन ने 5 बार के विश्व चैंपियन हमवतन विश्वनाथन आनंद को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। इन दोनों खिलाड़ियों ने शुरुआती रैपिड गेम ड्रॉ किए। इसके बाद एरिगेसी ने पहले बिट्स टाई ब्रेकर में सफेद मोहरों के साथ जीत हासिल की और निर्णायक बढ़त बनाई। तो यहीं से राकेश जी अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। बिल्कुल चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी कह सकते हैं, जहाँ पे भारत की युवा पीढ़ी के एक प्रतिनिधित्वकर्ता ने जो ओल्ड गार्ड थे हमारे चेस के और मेन सबसे पहले भारतीय परंपरा को शुरू करने वाले खिलाड़ियों को हरा करके खिताब जीता। देखिए, अर्जुन जो हैं उनके लिए ये जो विन रहेगी ये हमेशा यादगार रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी 3 बार ऐसा हुआ है कि ये दोनों एक टूर्नामेंट में साथ खेले हैं और मगर कभी फाइनल नहीं खेले। तो ये आनंद के लिए एक गर्व की बात आनंद के लिए भी है कि जिन 3-4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं इनके जिनके ऊपर उन्होंने काम किया है रिसेंट इसमें, उसमें अर्जुन भी एक है। तो ये अच्छा लगता है एक किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को जिनकी उम्र और आपके ओपोनेंट की उम्र में कम से कम 25 साल का फ़र्क हो, मतलब सॉरी उम्र वाइज मैं कहूँ कि 35 साल का फ़र्क हो। तो 35 साल की उम्र में अगर फ़र्क है तो जाहिर सी बात है कि एक जनरेशन ही अलग है वो। तो जब आनंद ये देखते हैं कि जो चीज़ उन्होंने इसे 1980s में शुरू की और अभी 2025 तक आते आते वो चार्ज पूरी तरह से उन्होंने यंगस्टर्स को दे दिया है। और ये लोग ऐसे हैं जैसे अर्जुन हुए, गुकेश हुए, प्रग, ये 3 ऐसे बच्चे हैं जो कि आजकल वर्ल्ड के टॉप 10 में है ये ऑलरेडी। और आनंद वर्ल्ड टॉप 10 में खुद 25 साल से ज़्यादा समय तक रहे हैं टोटल। तो अभी जैसे आपने कहा कि चेंज ऑफ गार्ड, बिल्कुल ये चेंज ऑफ गार्ड है, लेकिन ये चेंज ऑफ गार्ड का जो प्रोसेस है ये कुछ साल पहले से शुरू हो गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आनंद किसी फाइनल में एक दूसरे किसी इंडियन से हारे हैं। हालांकि रैपिड फॉर्मेट था, टोटल 12 लोग खेले इस टूर्नामेंट में। जो टॉप 4 थे वो लोग आए सेमीफाइनल में खेले। जब रैंकिंग हुई थी तो 3rd आनंद थे, 4th अर्जुन थे। इसके ऊपर के जो 2 थे पीटर स्वेडलर और इयन नेपोमेशी, इन दोनों को इंडियंस ने हराया। ये दोनों सोवियत बॉर्न है दोनों खिलाड़ी, और दोनों इंडियंस ने उनको सेमीफाइनल में हराया। और फाइनल में ये उम्मीद की जा रही थी कि आनंद जो हैं शायद एक साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज उनके पास होगा, लेकिन दोनों गेम्स जो हुए जो कि अर्जुन पहला मैच जीते और दूसरे गेम में भी जीत रहे थे, लेकिन उनको सिर्फ एक ड्रॉ की आवश्यकता थी, तो इसलिए वो जीत के लिए खेले नहीं, ड्रॉ लेके उन्होंने गेम को वहां समाप्त कर दिया। और जी बिल्कुल, और खाली इन्हीं 2 खिलाड़ियों की बात क्यों की जाए, ये पूरा वर्ष जिस तरह का रहा, चाहे वो प्रज्ञानानंदा हो, डी गुकेश की आपने बात की, अर्जुन एरिगेसी तो खुद ही हैं सामने। और अगर महिला वर्ग में भी देखें, आर वैशाली से लेकर के पूरा एक दबदबा हर टूर्नामेंट में, दिव्या देशमुख का, ऐसी प्रतियोगिताएं भी हमने देखी जहां सेमीफाइनल में 4 में से 3 खिलाड़ी भारत के हैं। यहाँ पे हम देखते हैं फाइनल में 2 खिलाड़ी भारत के हैं। तो ये पूरा एक बहुत सुखद कह सकते हैं संकेत है और बहुत अच्छा उदय है भारतीय चेस का। देखिए, ये कोशिश जो है ये मेरे ख्याल से कम 5-6 साल पहले हुई थी, जिसका रिजल्ट हम आज देख रहे हैं। कोविड डेज में क्या हुआ कि भारतीय खिलाड़ी, क्योंकि इनको बाहर खेलने का मौका नहीं मिला, इन्होंने अपनी प्रिपरेशंस पे इतना जोर लगाया, और उसके बाद जैसे ही ऑफलाइन चेस शुरू हुई पहले, उसके बाद ऑनलाइन चेस, तो ऑनलाइन जैसे शुरू हुई थी ऑफलाइन से थोड़ा पहले, उसके बाद हमने ये देखा कि कैसे इंडियंस ने उसका फ़ायदा उठाया, मौके उन्होंने क्रिएट किए और उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। तो मेरे ख्याल से ये पिछले कम से कम 3.5 साल का जो एक गैप है, मतलब ये जो एक वो है फेज़ है, इसमें इंडियंस ने रियली वर्ल्ड में दिखाया कि हम ओलंपियाड में अच्छा खेल सकते हैं, वर्ल्ड कप में अच्छा खेल सकते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी जीत सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल 360 डिग्री व्यू अगर हम लें इंडियन शतरंज का, तो आपको दिखेगा कि हम हर लेवल पे जीत रहे हैं। तो ये जो है ये तो जैसे आपने देखा कि एक 35 ईयर का डिफरेंस है दोनों खिलाड़ियों में, और जो यंगर प्लेयर है
वो एक अनुभवी खिलाड़ी को, एक लेजेंड को हरा के ऐसा एक टाइटल जीत रहा है, बहुत जी बड़ी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छे संकेत भारतीय चेस के लिए, और कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि भारतीय चेस इस समय अपने स्वर्णिम दौर की तरफ बढ़ रहा है। और अब बात करते हैं निशानेबाजी की। ISSF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल्स 2025 आज से कतर के दोहा में शुरू हो गए। इस प्रतियोगिता में पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और विश्व चैंपियन सम्राट राणा 15 सदस्यीय भारतीय दल का हिस्सा हैं। पहले सुनते हैं एक रिपोर्ट। पूरे सत्र दुनिया भर में अपने सटीक और सधे हुए निशानों से निशानेबाजी के शीर्ष खिताब जीतने वाले निशानेबाज साल के अंत में कतर के दोहा में ISSF विश्व कप फाइनल में अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार हैं। इस प्रतियोगिता में मात्र 12 व्यक्तिगत ओलंपिक शूटिंग प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, जो राइफल, पिस्टल और शॉटगन डिसिप्लिन में खेली जाती हैं। भारत की नजरें 2 इवेंट्स में चुनौती पेश कर रही पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर पर होंगी। वहीं सुरुचि सिंह और ईशा सिंह भी इस दौड़ में नजर आएंगी। पिछले महीने काहिरा में 10 मीटर मेंस एयर पिस्टल वर्ल्ड चैंपियन बनकर दुनिया को चौंकाने वाले सम्राट राणा भी इस टीम का हिस्सा हैं। वहीं ओलंपियन एला विनल वलारिवन और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, शिफ्त कौर समरा और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल भी दोहा में भारतीय चुनौती पेश करते नजर आएंगे। इस बीच शॉटगन इवेंट्स में अनुभवी जोरावर सिंह संधू अकेले भारतीय होंगे जो निशाने लगाते दिखेंगे। ऐसे में भारतीय निशानेबाजों की उम्मीद इस पूरे साल निशानेबाजी मैदान पर किए गए अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए इसका यादगार समापन करने पर होंगी। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन। सिर्फ अगर चेस के बोर्ड की ही बात ना की जाए और बात अगर निशानेबाजी की भी हो, तो पूरे साल जो अब तक के 5 आयोजन रहे, चाहे वो ISSF के रहे हों, एक के बाद एक युवा खिलाड़ी, चाहे वो ऐश्वर्य हों, अर्जुन हैं, यहाँ पे शान लगातार अच्छा कर रहे हैं। मनु ने तो विश्व कप में अपनी छाप छोड़ी, हालांकि उसके बाद अभी भी एक बहुत अच्छे कमबैक की उनसे उम्मीद है। ये तमाम खिलाड़ी हैं। फेवरेट्स कौन होने वाले हैं भारत की तरफ से फाइनल्स में? देखिए, जैसे कि अभी इस रिपोर्ट में था कि कम से कम हम 3 गोल्ड मेडल्स में हम लोग फेवरेट्स हैं जी। तो इनके अलावा भी अगर आप देखें जो इंडियन यंगस्टर्स हैं, क्योंकि इतने सारे इंडियंस इस वर्ल्ड कप में इसलिए भी हैं क्योंकि हमने ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी दी है। इसमें वर्ल्ड के जो सिलेक्टेड एथलीट्स हैं सिर्फ वही आ सकते हैं, जितने भी शूटर्स हैं। तो इनकी अगर कितनों ने अगर गोल्ड मेडल ना भी जीता हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स ना भी हों, लेकिन जो उनकी स्कोरिंग रही है वो कमाल की रही है। क्योंकि शूटिंग एक प्रिसिशन स्पोर्ट है। इसमें हम सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि सिर्फ गोल्ड जीता या सिल्वर जीता, उन्होंने क्या स्कोर शूट कर रहे हैं। अगर वो कंसिस्टेंटली कोई एक स्कोर शूट कर रहे हैं तो उम्मीद रहती है कि चाहे उन्होंने पिछले टूर्नामेंट में गोल्ड जीता हो या टॉप 3 में ना भी हों, अगर ये कंसिस्टेंसी रही तो मेडल जरूर आएगा। तो इसमें मैं गोल्ड से ज़्यादा मैंने शूटिंग में हमेशा ये देखा है कि क्या हम मेडल प्रॉस्पेक्ट्स कितने अच्छे हैं। क्योंकि शूटिंग चाहे तो आप सारा टाइम आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी रही हो, बहुत कुछ हो, लेकिन उस दिन आप कैसा शूट करते हैं, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। जी बिल्कुल। तो इसमें उम्मीद रखना अपनी जगह ठीक है, लेकिन पहले हम ये देखें कि क्या हम उसी स्कोर को बरकरार रख सकते हैं। अगर वो स्कोर शूट कर दिया तो फिर तो मेडल पक्का है। जी बिल्कुल। और यही कारण भी है कि 15 खिलाड़ी अगर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस स्तर पे पहुंचे हैं, क्योंकि हर स्पर्धा में हमें 10 ही 10 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। और इसमें एक चीज़ और भी है कि इस इवेंट में जो गोल्ड जीतेगा उसको 5, जो मतलब हज़ारों की बात कर रहा हूँ, $5,000, $3,000, $4,000, मतलब 5, 4 और 3, तो इसमें पैसे भी हैं, कैश अवार्ड भी है, तो वो एक एडेड इंसेंटिव रहता है शूटर्स के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा इंसेंटिव भी है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है। ये कहा जा सकता है भारतीय खिलाड़ियों के लिए अपने साल का एक शानदार समापन करने के लिए। और अब रुक करते हैं क्रिकेट का मैदान का। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को कल खेले गए दूसरे 1 दिवसीय मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये 3 मैचों की श्रृंखला जो है 1-1 की एक निर्णायक बराबरी पर आके खड़ी हो गई है। पहले सुनते हैं एक रिपोर्ट। भारत को कल रायपुर के शहीद वीर सिंह नारायण क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे 1 दिवसीय मैच में 358 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद हार का सामना करना पड़ा। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के शानदार शतकों के बदौलत 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 358 रन बनाए। इसके जवाब में एडम मार्करम की 98 गेंदों पर 110 रन की पारी इन दोनों शतकों पर भारी पड़ी और मेहमान टीम ने 4 गेंद
शेष रहते ही भारतीय धरती पर अपना सबसे बड़ा रन चेज सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट हासिल किए। अब ये श्रृंखला बेहद रोमांचक मोड़ पर आ गई है। अब 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में अंतिम एकदिवसीय मुकाबले में श्रृंखला के विजेता का फैसला होगा, जहां सबकी उत्सुक निगाहें विराट कोहली के शतकों की हैट्रिक और हिटमैन की आतिशी बल्लेबाजी देखने के साथ साथ भारतीय टीम को ये श्रृंखला जीतते हुए देखना चाहेंगी। भारतीय टीम यहां से उन तमाम मोर्चों पर वापस रणनीति बनाने के लिए भी विचार करेगी, जहां उसे दोनों मैचों में 350 का आंकड़ा छूने के बाद भी जीत के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। दूसरी तरफ इस सफल रनचेज के बाद दक्षिण अफ्रीका की नजरें 10 साल बाद भारतीय सरजमी पर एक दिवसीय श्रृंखला जीतकर इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने पर होंगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जो खेल प्रेमियों का पूरा उत्साह था वो विराट कोहली और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी तक टिका रह गया, लेकिन नीचे से दक्षिण अफ्रीका ये मैच निकाल के ले गई। कहाँ पे अगर देखा जाए वो पॉइंट जो कि भारतीय टीम भी खोजना चाहेगी कि आप 350 रन के ऊपर स्कोरबोर्ड पे चढ़ाने के बाद भी अगर हार रहे हैं तो थोड़ी सी गेंदबाजी या फील्डिंग की कमी कही जाए, या थोड़ा सा अप्रोच जो आखिरी के 8-10 ओवरों में दिखा, लगातार मिसफील्ड्स होना और खिलाड़ियों का थोड़ा सा मनोबल डाउन दिखा, क्या कारण रहा? थोड़ा सा तो नहीं, बहुत कुछ रहा, क्योंकि देखिए अगर आप इंडिया में अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही है आपसे और एक ओवरसीज टीम आपको लगातार हर फॉर्मेट में अगर आपको तंग कर रही है तो ये एक चिंता का विषय है। पहले क्या होता था कि हमारे जो विकेट्स होते थे वो फ्लैट विकेट्स हैं, मतलब जहां बॉल ज़्यादा ऊपर नहीं आती थी, तो वहां इंडियंस की बल्लेबाजी अच्छी होती थी, ये तो जाहिर सी बात है जो आज भी हो रही है। लेकिन गेंदबाज जो हैं वो अच्छे नहीं कर रहे हैं और कैचेस हम ड्रॉप कर रहे हैं। कल भी हमने देखा कि शुरुआती दौर में पहले 10 ओवर में अगर आप किसी भी बैट्समैन को सेट होने दे देते हैं और वो भी कैच ड्रॉप करने के बाद वो रन भारी पड़ते हैं आपको। और ये 350 रन से ज़्यादा स्कोर करना ये कोई आजकल बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब से आपने फील्डिंग पोजीशंस में जो आपके जो नए नियम जब से आए हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप 300 तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे। जैसे कल हम 375 385 हमको बनाने चाहिए थे लास्ट 10 ओवर्स में, कम हमें नजर आया, बिल्कुल कम नजर आया। और ये कम नजर आने का मतलब ये भी है कि आपका वो जो एक प्लान है वो आपका चल नहीं रहा है। लास्ट 10 ओवर्स में अगर आप 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे हैं तो ये कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ T20 क्रिकेट अब उस हद तक आ गया है कि आपके पास वो टाइम ही नहीं बचा है कि आप ये कहें कि नहीं साहब हम धीरे धीरे रन रेट ऊपर करेंगे। 50 ओवर 300 गेंद में अब उम्मीद की जाती है कि आप 370 भी मार रहे हैं और कंसिस्टेंटली मारें, और वो भी आपकी बॉलिंग थोड़ी बहुत ठीक होनी चाहिए। हमारे बॉलर्स अच्छे नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा की अगर आप लाइन देखें, जी बिल्कुल, कहाँ डाल रहे हैं, कहाँ वाइड, कहाँ नो बॉल, मतलब उस फेज में, और आपके पास अनुभव है और आपको सिलेक्टर्स मौके पे मौके दिए जा रहे हैं आप, तो ये कुछ वीकलिंग्स हैं। क्योंकि कहीं हमको सोचना पड़ेगा कि आप मोहम्मद शमी को आप नहीं लाते हैं। मोहम्मद शमी कह रहे हैं मैं फिट हूं, मैं मैच फिट हूं, मैं बंगाल के लिए खेल रहा हूं, लेकिन आपने उनको बाहर रखा हुआ है। कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं कि जहां हमको थोड़ा और गौर करना पड़ेगा। और ये जो टीम है ये अच्छी टीम है। साउथ अफ्रीका के साथ आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। और ये टीम अपनी फुल टीम लेके आए वो लोग यहाँ पे, और हमें इसके खिलाफ जो भी करना है, अपनी गेंदबाजी ठीक करनी पड़ेगी और फील्डिंग ठीक करनी पड़ेगी। बैटिंग तो ठीक है। जी बिल्कुल। अगर पिच के स्तर से हटके भी कहा जाए तो मैनेजमेंट के स्तर पे भी बहुत सारी रणनीतियों पे वापस हमें एक बार नए सिरे से सोचने की जरूरत यहाँ से शुरू होती है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का 5वां संस्करण कल समाप्त हो जाएगा। इस वर्ष इन खेलों में 222 विश्वविद्यालयों के 448 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो 23 मेडल स्पर्धाओं के लिए अपना दमखम दिखाते नजर आए। और इस प्रतियोगिता में चेन्नई यूनिवर्सिटी का दबदबा देखने को मिला। इस बार विश्वविद्यालय ने 41 स्वर्ण पदक जीते हैं, 14 रजत और 65 पदक के साथ शीर्ष पर रही। उसके बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 32 गोल्ड के साथ कुल 68 पदक लेकर के दूसरे स्थान पे है। तो चंडीगढ़ की अगर बात की जाए, पिछले वर्ष भी शीर्ष पर थी, इस बार वापस आ गई। पहले से अच्छा प्रदर्शन है। एक बहुत अच्छा मंच अगर हम बहुत कम समय में समझना चाहें तो ये कितना बड़ा इनिशिएटिव है। देखिए ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें आपको ये जो जितने भी खेलो इंडिया के जितने वर्टिकल्स आपको दिखते हैं, ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम आप किसी एक को अगर हम उठा के देखेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। इसके रिजल्ट्स अभी आपको मिलने शुरू नहीं हुए हैं। काफ़ी लोगों को ये गलतफहमी है कि क्योंकि खेलो इंडिया हो रहा है इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली एशियन गेम्स पे या कॉमनवेल्थ गेम्स में पड़ता है। नहीं, अभी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसमें अच्छा वही कर रहे हैं जो ऑलरेडी नेशनल लेवल्स पे ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।